नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में खेल के साथ आपके सामने मौत। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन किस तरीके का कार्यक्रम रहा है। दोस्तों कहां से यात्रा गुजरी है और इसी के साथ में आपको बताएंगे असम के मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताए जाने पर भाजपा के नेता बौखलाए हुए तब एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है। इसी के साथ में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, उल्टा 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। साथ आपको बताएंगे देश के शंकराचार्यों पर ही उल्टा बीजेपी के लोगों ने सवाल खड़ा किया था, प्रधानमंत्री मोदी को ही शंकराचार्य बताने लगे हैं। देखेंगे भाजपा के किस नेता के बयान पर मचा हुआ है राजनीतिक बवाल। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट के और सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाला है और देश परिवर्तन की गुहार लगा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने छठे दिन लगातार जोर शोर से आगे की ओर बढ़ती रही। यात्रा की शुरुआत असम के जोराहाट यानी निमाटी घाट से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते मजूली पहुंची है। दोस्तों यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पदयात्रा भी की है, बस से भी यात्रा की है और इसके बाद राहुल गांधी ने बोट से भी सफर किया है यानी नाव से भी यात्रा की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसे ही राहुल गांधी ने असम में घुसते ही मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री बुरी तरीके से भड़क गए थे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ कार्रवाई की बातें कही थी। दोस्तों इस पर जयराम रमेश ने जवाब देते हुए अब कहा है कि असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। असम के अंदर ये यात्रा पूरी होने वाली है। असम के सीएम पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एकदम सच बोला है और बीजेपी के मुख्यमंत्री को लग रहा था कि राहुल गांधी को धमकी देंगे तो वो डर जाएंगे। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने छठे दिन भी शिवसागर जिले के अंदर आम सभा को संबोधित करते हुए फिर से हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूटा जा रहा है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर के अंदर खराब हालत का भी जिक्र किया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार खासकर बीजेपी के मुख्यमंत्री बुरी तरीके से डरे हुए हैं। यही बड़ा कारण है कि असम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला अधिकारी ने बताया है कि यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाना था, इसकी बजाय यात्रा शहर के एक अलग रूट पर निकल गई। इससे इलाके में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इसीलिए जोरहाट सदर पुलिस थाना ने कहा कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में यात्रा के आयोजक के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि एफआईआर अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की एक चाल है। भाजपा के लोगों ने पहले ही एफआईआर करने की धमकी दी थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसी कीमत पर असम के अंदर नहीं रोकेगी। साथ साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों यानी राहुल गांधी को फिर से सांसद के पद से हटाने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कई सारे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के दोष सिद्धि तक उन्हें सांसद के पद पर बने रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उस नोटिफिकेशन को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए जिसमें वापस से राहुल गांधी को सांसद का पद दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की बेफिजूल की याचिकाएं सिर्फ अदालत नहीं बल्कि रजिस्ट्री विभाग के समय को भी बर्बाद करती है। इसके बाद अदालत का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों कि जजों ने 1 लाख रुपए का जुर्माना याचिकाकर्ता पर लगा दिया। यानी राहुल गांधी की संसद के सदस्यता को रद्द करवाने गए थे लेकिन 1 लाख का जुर्माना भरकर आए हैं। कारण वही है कि कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। देश के अंदर पहले ही इतने सारे केस पेंडिंग है लेकिन एक पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कुछ वकील मिलकर इस तरीके के बार बार याचिका दाखिल कर देते हैं दोस्तों। लेकिन अब सबक मिल गया है, 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा तो शायद पता चलेगा, थोड़ी आंखें खुलेंगी। साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के साथ भले ही समाजवादी पार्टी ने 3 बैठकों के बाद सीटें फाइनल ना की हो लेकिन राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन तय कर लिया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मोहर लग गई है। आरएलडी ने पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरएलडी को 7 सीटें दे दी है। हालांकि अभी तक सीटों को लेकर कोई अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। कौन कौन सी सीट पर आरएलडी मैदान में उतरेगी ऐसा नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि पिछली बार बागपत समेत 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली आरएलडी इस बार लगभग 7 सीटों पर जिन पर मैदान में उतरेगी उसमें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, कैराना जैसे लोकसभा की सीटें हैं आरएलडी की। इन सीटों को लेकर माना जा रहा है कि इनमें से 4 सीटें ऐसी है जहां पर आरएलडी की स्थिति अच्छी है चुनाव जीतने की, बाकी सीटों पर आरएलडी को मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ अखिलेश यादव ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए, जुट जाए। अखिलेश यादव ने जुट जाने के लिए कहा है दोस्तों। साथ साथ वीआईपी सीटों की बात करें तो वरुण गांधी अपने दम पर सीट जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि 2 न्यूज चैनल ने सर्वे कराए वीवीआईपी सीटों को लेकर। पीलीभीत की सीट जहां से वरुण गांधी सांसद है वहां पर जनता से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप वापस से अपने सांसद को चुनेंगे तो इंडिया न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि 72% लोगों ने कहा कि वो फिर से वरुण गांधी को चुनना पसंद करेंगे जबकि 25% लोगों ने कहा कि उनको वापस से नहीं चुनेंगे। जबकि नहीं कह सकते लोगों की संख्या लगभग 2% के आसपास है। कुल मिलाकर दोस्तों वरुण गांधी ने इस तरीके की रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह वर्षों की सेवा से कायम विश्वास है। पीलीभीत और मेरा
किस्सा कुछ खास है। पीलीभीत के अंदर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं वरुण गांधी। इस पर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा बोले, कहा 2 सर्वे में वरुण गांधी अपनी सीट पर लोकप्रिय है, सांसद निधि से सबसे अधिक काम करने वाले सांसद है, अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जबरदस्त काम उन्होंने कराया है। ऐसे में दोस्तों वरुण गांधी को फैसला लेना है कि उनको चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ना है या फिर इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना है, क्योंकि हर स्थिति में वरुण गांधी काफी लोकप्रिय है, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ उन्होंने हाल फिलहाल में कई सारे बयान दिए हैं, तो एक बार फिर से क्या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई देंगे। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 2 शंकराचार्यों की ओर से सवाल उठाए जाने पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को भी शंकराचार्य जैसा बताया है। गोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शंकराचार्य जैसा जीवन जीते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कठिन तप कर रहे हैं। सांसद ने त्रेता युग का जिक्र करते हुए प्रसंगों का जिक्र करते हुए बातें कही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि तब कर्म ही प्रधान था, तो इसमें शंकराचार्य की पद्धति हो। शंकराचार्य जी किस आधार पर बहुत सम्मानित है, शंकराचार्य परंपरा का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किस आधार पर शंकराचार्य जी माननीय प्रधानमंत्री जैसे शंकराचार्य जी की तरह अकेले रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री भी उसी तरीके के हैं। कुल मिलाकर दोस्तों शंकराचार्य की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं और यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसा प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। कुल मिलाकर भाजपा के लोग प्रधानमंत्री मोदी को हर क्षेत्र में सबसे बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि धर्म के क्षेत्र में जब शंकराचार्य का उच्च स्थान है और ऐसे में उन्होंने मंदिर उद्घाटन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं, तो उनका जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को ही शंकराचार्य जैसा बताने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसको सही माना जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि क्या एक तरीके से शंकराचार्य के पद का अपमान नहीं किया गया है, उनके पोस्ट का अपमान नहीं किया गया है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक देश एक चुनाव का समर्थन नहीं करती है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति को रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल किया गया था दोस्तों, और कई सारे और भी लोगों को शामिल करके एक कमेटी बनाई गई जिन्हें मिलकर यह तय करना है कि क्या देश के अंदर एक चुनाव होना चाहिए। अब अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर इस तरीके के किसी भी प्रोग्राम के विरोध करने की बात कही थी। अब कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी लेटर जारी कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 4 पन्ने के लेटर में स्पष्ट कर दिया है कि वो क्यों वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या देश के अंदर एक ही चुनाव होने चाहिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बुजुर्ग महिला को घर की चाबी सौंप रहे थे, तभी उन्होंने महिला से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद भाजपा की ही पोल खुल गई है दोस्तों। महिला से पूछा गया कि क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए कोई पैसा देना पड़ा, तो इस पर जवाब देते हुए महिला ने कहा कि हाँ मुझे पैसा देना पड़ा, लगभग 30,000 रुपए मैंने रिश्वत दी तब जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। महिला के इतना कहते ही सन्नाटा पसर गया। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद सोच रहे थे कि महिला कह देगी कि आपने अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया है, उन्होंने मुझे आवास दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं दोस्तों एक आवास योजना में नाम लिखवाने के लिए और आवास प्राप्त करने के लिए। साफ तौर पर खुलेआम भ्रष्टाचार का मामला है और अब क्योंकि वीडियो भी सामने आ चुका है तो जमकर लोग शेयर भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। साथ साथ टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली कर दिया अपना सरकारी बंगला। कई बार नोटिस मिलने के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ साथ दोस्तों गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के अंदर लोकसभा चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश शर्मा यानी नोएडा से बीजेपी के सांसद जब गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ जोरदार नारे लगने शुरू हो गए। ग्रेटर नोएडा में स्थित सुनपेड़ा गांव के अंदर लोगों ने महेश शर्मा और उनके साथी का जमकर विरोध किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें गांव के निवासियों के द्वारा महेश शर्मा के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला सुनपेड़ा गांव का है जहां महेश शर्मा का काफिला पहुंचा था। मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इतना ही सुनते बीजेपी के लोग भड़क गए। भाजपा के लोगों को भड़कता देख फिर गांव वालों ने भी जोरदार तरीके से बीजेपी के नेताओं का प्रतिकार किया दोस्तों, और ऐसे में जमकर झड़प देखने को मिली है। इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों की ओर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या भाजपा के सांसदों का विरोध अब देश भर के अंदर शुरू होने वाला है दोस्तों। कुल मिलाकर ये 2024 के चुनाव को लेकर एग्जाम्पल है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी के नेताओं को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई वादे किए थे लेकिन पूरा नहीं किया है। अब विरोध बीजेपी के सांसदों को झेलना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। शासक क्या भगवान राम से भी ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के लोग समझते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए पप्पू यादव की ओर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है इसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े दिखाए गए हैं। उनकी जो कटिंग्स लगी हुई है स्ट्रीट लाइट पे वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है दोस्तों, जबकि भगवान राम की जो कटिंग्स लगाई गई है काफी छोटी है। तो इस पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है क्या, या प्रधानमंत्री मोदी के निष्प्राण राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, ये सवाल पूछा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गुजरात सरकार ने गुरुवार को उन याचिकाओं के सिलेक्टिव पब्लिक इंटरेस्ट पर सवाल खड़ा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें मांग की गई है कि 2002 से लेकर 2006 यानी राज्य में जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी गुजरात के अंदर, तब जो कथित फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच फिर से शुरू की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख रखते हुए गुजरात सरकार के अटॉर्नी की ओर से कहा गया है कि सिलेक्टिव तरीके से जांच कराने की मांग की जा रही है। हालांकि दोस्तों अब कोर्ट को फैसला लेना है कि इसे मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि गुजरात में कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे। साथ साथ गोवा में लोकसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने बताया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के पार्टियों के साथ मिलकर एक सीट पर मैदान में उतरेंगे। अब कौन सी सीट होगी, क्या दक्षिण गोवा की सीट होगी या उत्तर गोवा की सीट होगी, कहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंदा एकत्रित करने के लिए जो अभियान चालू किया गया था, डोनेट फॉर नेशन, इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के कोसा अध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि पार्टी ने 18 दिसंबर को ऑनलाइन अभियान शुरू किया था। 31 दिन के बाद लगभग 15 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। एक महीने में मिला है 15 करोड़ रुपए का चंदा। अजय माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे अभियान का 31वां दिन है। हमने 3 लाख से अधिक वैध लेन देन के माध्यम से सफलतापूर्वक 15 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश नाम से 18 दिसंबर को लोगों से दान लेने का अभियान शुरू किया था। पहले दिन पार्टी को 1,38,000 रुपए मिले थे। इसके बाद इस अभियान में और तेजी देखने को मिली है। धीरे धीरे करके लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वाले दानदाताओं की संख्या बढ़ रही है। साथ साथ दोस्तों ईडी ने शुक्रवार को माकपा के नेता और 2 बार राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक को पिछली एलडीएफ सरकार में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के वित्तीय लेन देन में कथित उल्लंघन के मामले को लेकर 22 जनवरी को पेश होने के लिए नया नोटिस थमा दिया गया है। देखते हैं इस पर उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है। दोस्तों साथ साथ यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती के लिए 60,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन के लिए लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। इस पर मोदी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह बोले, कहा मोदी योगी राज में बेरोजगारियों का ये आलम है, बेरोजगारी का ये आलम है। मतलब सिर्फ 22 वर्ष तक के 50 लाख से कहीं ज्यादा बेरोजगारों की फौज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ दारा सिंह चौहान ने निर्विरोध जीता विधान परिषद का उपचुनाव। ओंकारनाथ चौरसिया के नामांकन में मिली कमी, पर्चा खारिज। चौरसिया के अभिलेखों में त्रुटि के कारण पर्चा निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण दारा सिंह चौहान आराम से चुनाव जीत गए हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने आलोक शर्मा को दिए गए नोटिस का विरोध करना शुरू कर दिया है। कई सारे कांग्रेस पार्टी के समर्थक है जो मानते हैं कि कमलनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी में कोई भी गलती नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति ने लिखा कि कमलनाथ ने एक इंटरव्यू दिया था, इंडिया अलायंस के फैसले के खिलाफ किसी ने नोटिस दिया क्या, किसी ने जवाब मांगा, किसी ने एक्शन लिया। आचार्य रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यानी प्रमोद कृष्णम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। किसी ने नोटिस भेजा, किसी ने जवाब मांगा, एक्शन की बात तो छोड़ ही दीजिए। नियम कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए आज ये हाल है। कुल मिलाकर दोस्तों लोग मांग कर रहे हैं कि आलोक शर्मा ने जो कहा है उसके लिए उनको नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कमलनाथ के खिलाफ टिप्पणी की थी। साथ साथ केरल के सीएम के चलो जंतर मंतर विरोध में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ 8 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा धरना दिया जाएगा, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। पार्टी ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने शुक्रवार को यूडीएफ के चर्चा के बाद कहा कि यूडीएफ में शामिल कोई भी दल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में पिनरई विजयन और उनकी टीम के साथ शामिल होने के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अकेले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने अनुशासन समिति की बैठक के बाद विधानसभा में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले 79 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन भीतर घातियों पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन भीतर घातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर पार्टी के नेताओं ने माना है कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। समिति के पदाधिकारियों ने इन्हें बाहर करने की बात पर मोहर लगा दी है। इसके बाद समिति की एक बैठक और की गई। इसके बाद लगभग 150 नेताओं को नोटिस थमा दिया गया है। उनसे 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। ये पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। देखते हैं नेताओं की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद क्या कार्रवाई कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर करेगी। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार को लेकर बड़ी अपडेट आई है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है। जेडीयू ने पार्टी विधायकों को 24 जनवरी को किसी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है। उस दिन कर्पूरी जयंती को लेकर पहले से बड़ी रैली तय की गई है। उसी में भाग लेने के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया है। यानी मीडिया में दावा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उन्होंने 24 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती कार्यक्रम में बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और इसीलिए विधायकों को बुलाया गया है। महीने के अंत में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन औपचारिक ऐलान कर देगा। एनडीए की ओर से बीजेपी के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को कितनी कितनी सीटों पर मैदान में उतारा जाएगा, ये फैसला भी नहीं लिया गया है। यानी एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसे लेकर गोदी मीडिया में जानबूझकर सवाल गढ़े जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों साथ साथ कई सारे गोदी मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जो स्विट्जरलैंड के दावोस में जाकर उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनसे वो दिल्ली के अंदर ही आकर बातचीत कर सकते हैं। यानी अपने साथ में रहने वाले लोगों का इंटरव्यू दावोस में जाकर ले रहे हैं। इस पर
निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चैनल के लोग दावोस जाते हैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जिनसे वो दिल्ली के अंदर 364 दिन बात कर सकते हैं। यानी एक तरीके से मीडिया के द्वारा लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों साथ साथ बाबा गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है, 7वां पैरोल मिला है जिसमें फिर से जेल के बाहर रहने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम 24 महीने में 7वीं बार पैरोल पर बाहर है। इस पर प्रकाश राज बोले, कहा बीजेपी ने इंडिया को फेल किया है, एक बार फिर से उन्होंने देश को बदनाम किया है, देश को फेल किया है, बीजेपी फेल्स इंडिया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिल्किस बानो केस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल अदालत ने उस याचिका को शुक्रवार बीते दिन खारिज कर दिया है जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि हमने सभी के तर्कों को सुना है, आवेदकों के द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपीट करने के लिए दिए गए कारणों में कोई दम नहीं है, इसलिए अर्जी खारिज की जाती है। बिल्किस बानो मामले में 5 दोषियों ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने समय देने से मना कर दिया है। साथ साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान, कहा आमदनी दोगुनी का दावा क्यों हो रहा है छलावा। चालू पेराई सत्र 2023-24 के लिए स्टेट के जो प्राइस होते हैं एसएपी जिसे कहा जाता है गन्ने का, उसको मात्र 20 रुपए बढ़ाया गया है। आज बहुत विलंब के बाद घोषणा की गई है। 20 रुपए की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की मांग की जा रही है। दोस्तों यानी एक बार फिर से चुनाव से पहले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटका को लेकर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार कर्नाटका में 25 की 25 सीटें जीतने वाली है। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, अब हम जा रहे हैं मैदान में उतरने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा समझने वाले अगर कोई नेता है तो वो डीके शिव कुमार है। और कर्नाटका में अगर उन्होंने 25 सीटों का टारगेट दिया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी 20 सीटें कम से कम जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके का मैनेजमेंट डीके शिव कुमार करते हैं इसका असर तेलंगाना और कर्नाटका दोनों जगह जनता ने देखा है और आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटका में भी असर पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार ने सही बोला होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ हरियाणा के अंदर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिलने पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे चाबी ही दे दो, अपने आप आता जाता रहेगा। इस पर अजीत अंजुम ने कहा कि बिल्कुल सही सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों लोग तंज भी कस रहे हैं कि क्या वाकई जेल में भेजा गया है, क्योंकि हर कुछ दिनों में पैरोल दे दी जा रही है। 50-50 दिनों की पैरोल दी जा रही है। क्या 20 साल जेल में काटने की जगह बाहर ही 20 साल पूरे कर लिए जाएंगे? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अगर बीजेपी नीतीश कुमार को पार्टी में लेती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, कई बार पलटी मार चुके हैं। जब नीतीश पलटू राम ही रह गए हैं तो एक बार फिर से चरित्र समाज को दिखला दिया है, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पलटने में क्या ही दिक्कत है। जब चाहेंगे तब वापस लौटेंगे तो उनको हम पार्टी में शामिल कराने के लिए तैयार है, यानी गठबंधन में शामिल कराने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी अपने तरीके से नीतीश कुमार पर तंज भी कस रहे हैं और एक तरीके से उन्हें आने का ऑफर भी दे रहे हैं। साथ साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने शनिवार को बीजेपी में शामिल होने को लेकर संकेत दिए हैं। आज उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी हो रही है। दोस्तों अशोक तंवर बीजेपी की ओर से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर अशोक तंवर जैसे नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति में काफी पुराने नाम है। कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आम आदमी पार्टी में गए और फिर अब लौटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार से 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करे। प्रदेश के अंदर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र ने कहा कि 22 जनवरी को हमारे देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय दिन है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से राम प्राण प्रतिष्ठा की प्रमुखता को स्वीकार करने और इसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मांग पर क्या फैसला लिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर नाराज बताए जा रहे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने के लिए शुक्रवार को आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। उनके आवास पर मुलाकात के बाद प्रदेश में जहां पर एक और सियासत गर्म है, वहीं पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। देखते हैं दोस्तों अंतिम निर्णय क्या बिहार की सरकार को लेकर लिया जाता है, बिहार के सीट बंटवारे को लेकर लिया जाता है। शासक मुख्यमंत्री रहते राज्यों को टैक्स का 50% हिस्सा देने की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही राज्यों का हिस्सा निचोड़ने में लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए गए एक बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी ने यह निशाना साधा है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि ईडी पर कई राज्यों के सीएम को परेशान करने के आरोप लगते आए हैं और ऐसे में ईडी पर अब झारखंड के सीएम को परेशान करने का विरोध करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को बार बार समन भेजने का आरोप लगाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इसके
साथ में अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। जय हिंद।